उस पूरी फिल्म को करने में जब हम सब लोग जुड़े तो सबके पास अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इस धूप छाव की दुनिया में थोड़ी चाहत थोड़ा गम है। इस धूप छाव की दुनिया में थोड़ी चाहत थोड़ा गम है। जिसकी झोली में जितना है वो उसके सपनों से कम है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आज बात करेंगे ज़िंदगी की। ज़िंदगी में होश वालों को खबर कहाँ होती है और हर किसी को मुकम्मल जहाँ कहाँ मिलती है। कुछ इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इस फिल्म जो फेस्टिवल चल रहा है गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसमें एक फिल्म बाज़ार में हम बैठे हुए हैं। लेकिन ये बाज़ार में हम बात करेंगे शायरी की, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग उस शायर की हो रही है। जब बंटवारा हुआ देश का तो उसने भारत में रहने का फ़ैसला किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निदा फाजली की। पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था लेकिन निदा जी भारत में। और जब वो मंदिरों से गुजरते थे तो उनकी शायरी में आप देखेंगे कि आपको मीरा भी मिलेंगी, आपको सूरदास भी मिलेंगे और आपको रहीम भी मिलेंगे, आपको कबीर भी मिलेंगे। ऐसे निदा फाजली पे मेरे अजीज और उनके अजीज, निदा जी के अजीज मतलब मेरे अजीज अतुल जी और अतुल जी के अजीज निदा जी, उन्होंने एक बायोपिक बनाई है। बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि आज जहां हम पूरा देश जो है वो धर्म में बटा हुआ है, ऐसे में निदा की लेखनी को, निदा के कैरेक्टर को लोगों के सामने लाना बतौर शायर, बतौर लेखक, और बॉलीवुड में उनकी कई फिल्में जो हैं मशहूर हुई हैं। इन सभी पे बात करेंगे कि आखिर इतनी हिम्मत अतुल जी जुटा कैसे पाए कि आपने निदा पे जो ये बायोपिक बनाई। मुझे पता है कि आप उनके साथ बहुत जुड़ाव रहा है और हमेशा से उनके लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है। लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत, और आप सबसे बड़ी बात है कि उस हिम्मत को कामयाबी मिली कि इसी में उसकी स्क्रीनिंग हुई। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ शख्सियतें बड़ी होती हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए तो कमर्शियली उनको वो सक्सेस और वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन निदा फाजली साहब एक ऐसे शायर थे जिनको लोगों ने अलग अलग तरीके से प्यार दिया। उनके तेवर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों ने उनको पसंद किया और उनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर के जिस तरीके से कबीर में एक खाटीपन रहता है, एक प्योरिटी रहती है, वो निदा साहब में भी थी। और मैं ये समझता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ। मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूँ कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी हूँ, लेकिन जो मेरा उनके बीच का 24 साल का रिश्ता रहा, और जब आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे होते तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आप मसाला चाहिए, और लिखा हुआ मसाले से नहीं चलता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में कहीं ना कहीं विजुअल्स चाहिए होते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट था, या डेस्टिनी चाहती थी कि भाई कभी हम इस पर काम करेंगे। तो उस पूरे दौर की कई सारी ऐसी फुटेज जो कभी मिली कभी खोई, मतलब दो दो बार मिली। मतलब मिनी डीवी, अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई, सब एचडी डिजिटल हो गया, तो वो मिनी डीवी में शूट हुई थी, बीटा में कुछ फुटेज शूट हुई थी, कुछ हाई बैंड में शूट हुई थी, तो वो बची रह गई कहीं से नहीं। मतलब अगर आप निदा के प्योरिटी को समझने के चाहते हैं तो मैं निदा जो डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ पे स्क्रीनिंग होने वाली है, 25 तारीख को होने वाली है, 25 तारीख, जरूर देखिएगा। और उसी प्योरिटी के साथ इसको बनाई गई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिनी डीवी से लेकर के मतलब सभी बीटा, फॉर्मेट पे, सभी फॉर्मेट के जो वीडियोस हैं उनको वहाँ पे असेंबल किया गया है। उनकी लाइफ को एक लय में सजाया गया है और बताया गया है कि जिंदगी इतनी भी खूबसूरत होती है जब शायर अपने प्योरिटी के साथ चलता है। कि क्या क्या चुनौतियाँ आई? अब देखो, सबसे बड़ी चुनौती तो क्या है कि मेरा बहुत लंबा समय का अनुभव है, क्योंकि मैंने कई सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में मेरा एक अच्छा रहा है। तो जब मैं निदा साहब को एज ए डायरेक्टर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं 400-500 घंटे की फुटेज थी और मैं अपना ही कन्फ्यूजन में था। क्योंकि निदा साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार। तो वो जो 10-20 आदमी को देखने की जो कवायद थी ना, वो मुझसे हो नहीं पा रही। तो सबसे बड़ी चुनौती तो मैं अपने से ही लड़ रहा था। तो फिर मेरे एक सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह अतुल पांडे जी, ये जिम्मेदारी उनको दी कि भाई आप इसे डायरेक्ट करेंगे। और जो एडिटर लिया उसको भी शेर व शायरी से कुछ लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि वो ग्वालियर का आदमी था और निपट तोमर आदमी जैसा, मतलब। लेकिन उस पूरी फिल्म को करने में जब हम सब लोग जुड़े
तो सबके पास अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और कहीं ना कहीं जैसे आपने भी कहा कि अलग अलग तरीके की फुटेज इसमें है, तो इस पूरी की पूरी फिल्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिनेमाई चमत्कार नहीं होंगे, खूबसूरत फ्रेम्स नहीं होंगे, बढ़िया लाइटिंग नहीं होगी, बढ़िया उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी कि जो आजकल की कमर्शियल मार्केट में डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर में लोग इस्तेमाल करते हैं। एक नकलीपन नहीं, जो आप प्योरिटी की बात करेंगे इसमें वही है। इसमें अगर संतोष आनंद जी निदा फाजली के बारे में बात करते तो वो वैसे ही है, आप उनका चेहरा देखकर पता लगा लेंगे कि कितने इमोशनल चुनौतियां है। तो समझ में आई, कितना कॉपरेशन मिला इस क्योंकि निदा साहब भले आप बोलें कि वो क्रांतिकारी रहे हैं, थोड़े पकड़ रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वाले अजीज भी बहुत हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में चुनौतियां सामने आई, तो कहाँ कहाँ से कॉपरेशन मिला, किन किन लोगों ने बोला कि हाँ ये निदा साहब मेरे इतने अजीज थे कि मैं तो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी मुश्किलें ये आती हैं, कॉपीराइट्स की इशू आती हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको उस एरा के मिलते नहीं हैं जो आपसे बात करें और उनको समझाने की कोशिश करें। नहीं, ये एक तो एक बड़ी चुनौती थी ही, और निदा साहब की लेगेसी में कोई बड़ा नाम नहीं है, तो ये चुनौती भी थी कि भाई जो कमर्शियल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे किनारा कर रहे थे, हमारे बड़े प्रयासों के बावजूद वो इससे नहीं जुड़ना चाह रहे थे, तो हमारी वो एक स्ट्रगल थी। लेकिन जब फिल्म बन गई ना नीता जी, तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि अगर वो लोग होते तो शायद फिल्म के अंदर जो एक मासूमियत है, जो निदा साहब का व्यक्तित्व निकल कर आ रहा है, वो नहीं आ पाता। शान ने, आर्टिफिशियली रह जाता हाँ, है। शान जब निदा साहब के साथ अपने रिश्तों को याद करता है, या अपने फादर और निदा साहब के रिश्तों को याद करते हैं वो, और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा इसलिए भी है कि जब लोग कॉपीराइट को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर आगे पीछे आपको सू करने में लगे हुए हैं, तो शान भाई ने 5 गाने निज़ा फाज़ली साहब के, जो उनके फादर ने कंपोज किए थे, उसको रीअरेंज करके एक नई मॉडर्न साउंड के साथ हमें दिया, और कहा आप जैसे मर्जी चाहें इस 5 गानों को लगाएं। हालांकि हम 3 गाने लगा पाए, क्योंकि ड्यूरेशन ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव होता है उसमें किसी डॉक्यूमेंट्री को। तो उनका तलत अजीज भाई मतलब दिल खोल के उन्होंने निदा साहब के व्यक्तित्व के बारे में बात की, और जो उनके कुछ फेलो शायर्स हैं ग्वालियर के, तो हमें बड़ी सारी चीज़ें पता चली। तो मुझे लगा कि जैसे अतुल अजनबी ने कहा कि भाई बशीर बद्र साहब से एक बार पूछा मैंने कि भाई जीवन में तो सभी लोग जो भी शायर है वो जिंदा रहते हैं, मरने के बाद कौन रहेगा, तो उन्होंने साथ कहा निदा जिंदा रहेगा। तो कहीं लगता है कि अगर निदा साहब के बारे में बशीर बद्र जैसा शायर इतनी बड़ी बात सोचता है, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सो हमारा कंट्रीब्यूशन यही है कि हम कोशिश कर उनकी जीवन के साथ जो थोड़ा बहुत न्याय कर पाए हैं, और जो लोगों ने पसंद ये किया। न्याय हमेशा क्यों, मतलब इतना जुड़ाव क्यों हुआ, ऐसी क्या बात थी कि अतुल गंगवार जो है निदा को छोड़ ही नहीं पाए? पिछले 10 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि निदा को लेकर के आप किस तरह से, किसी भी तरह निदा के लिए कार्यक्रम करना है, किसी भी तरह से निदा की चर्चाएं लानी है, उनकी शायरी को सबके सामने रखना है। क्या होता है ना, हम लोग दिमाग से कम दिल से ज़्यादा काम करते हैं। और जब बम्बई इंडस्ट्री में आज से 24 साल पहले मैं निदा साहब को मिला था, तो निदा साहब तो तब भी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन जिस प्यार, जिस स्नेह से उन्होंने हमें हाथ पकड़ा, और कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये कमर्शियल मार्केट है, मैं ये काम करूँगा तो इतना पैसा लूँगा। निदा साहब ने बड़ी मेहनत करके, जो मेरा पहला सीरीज़ था अदबी कॉकटेल, उसके लिए टॉम ऑल्टर को एज ए एंकर लिया, जो टॉम ऑल्टर की भी पहली सीरीज़ थी एज एन एंकर उर्दू में। फिर उसमें जॉनी वॉकर साहब, टुनटुन जी, जगदीप, नौशाद साहब, हसन कमाल साहब, बशीर, ये सारे लोगों को वो इस तरीके से उन्होंने जोड़ा कि एज ए प्रोड्यूसर मैं नहीं बम्बई में काम कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता ऐसा बन गया जिसमें कमर्शियल एंगल नहीं रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, यार निदा साहब के साथ तुम कैसे काम कर लेते हो, तो बहुत टेढ़े आदमी हैं। हमारे इस फिल्म में एक इंटरव्यू है अपना जॉन मैथ्यू मथायन साहब का, जिनकी फिल्म सरफरोश का में उनका गाना है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। बोले मेरे को भी डरा के रखा था लोगों ने, लेकिन जब मैं मिला तो लगा यार ये तो लोग जो कहते हैं और जो लोग जो वो हैं वो तो अलग चीज़ है। तो एक रिश्ता बनता चला गया। और फिर मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी है, फुटेज खोई मिली, चीज़ें इकट्ठी हुई। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी मेरे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट्री और बनाने के लिए मटेरियल पड़ा हुआ। अच्छा, ये बात जब आपने बोली, तो क्योंकि आपके पास इतने फुटेज थे,
तो उसको एक एक धागे में पिरो के उसको लिमिटेशन देना, क्योंकि हमारे पास अथाह सागर हो, उसमें से एक चुल्लू पानी निकाल के संतुष्ट हो जाना, ये आपने कैसे किया? मैंने बताया ना, मैंने डायरेक्टर ऐसा चुना जो निदा फाजली साहब की शायरी का कायल था, लेकिन उनके व्यक्तित्व को नहीं जानता, तो उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में जो पता चलता था वो उसको सहेजता था। तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, और मुझे लगता है कि अतुल पांडे जी ने जिस तरीके से इसको एक फ्लो दिया है, मैं रहता तो मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को तो वो आपका एक बेबी था, हाँ, आपको एक बाइट बाहर हटाने से में मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी। मैं उनसे कई बार लड़ा भी, वो कहते थे अच्छा यार इसकी बाइट कम कर देते हैं, इसकी ये कम कर देते हैं। नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब फाइनल प्रीव्यू किए, बाकी सारी चीज़ें की, तो फिर ध्यान में आया नहीं, हाँ प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करें। और खुशी है कि इफ़ी में आज वो फिल्म 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे आईनॉक्स स्क्रीन 2 में दिखाई जा रही है। और ये इस बात से भी मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि निदा फाजली जैसी शख्सियत जिसके पास लीगेसी नहीं है, और शायद वो जो सुधीर मिश्रा कहते हैं कि ही इज़ अ ह्यूज मैन, बट उसको वो ड्यू नहीं मिला जिसका वो हकदार था। और उसके बावजूद जूरी ने उस फिल्म को यूनिवर्सली चुना इस फेस्टिवल के लिए, तो अच्छा लगता है कि भाई चलो आपके दिल को प्रयास। सुकून मिला है। हाँ सच में दिल को सुकून मिला है, क्योंकि तो मैंने कहा ना, जाते जाते निदा जी के यादों में 2 लाइन निदा जी के साथ। निदा साहब ने, मैंने एक फिल्म शुरू की थी, फिल्म तो कभी बनी नहीं वो, लेकिन उसमें जो एक गीत लिखा था, उसका जो एक शेर है वो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। इस धूप छाँव की दुनिया में थोड़ी चाहत थोड़ा गम है, इस धूप छाँव की दुनिया में थोड़ी चाहत थोड़ा गम है, जिसकी झोली में जितना है वो उसके सपनों से कम है। ये निदा बहुत फाजली, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिसकी झोली में जितना है वो उससे उसके सपनों से कम है। उसके सपनों से, सपने अपार होते हैं, और उस अपार सपने में उस सपनों को साकार करना अगर सीखना है तो अतुल गंगवार से सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।